हेलो एवरीबॉडी। हम आज बात करेंगे हार्ट के रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स यानी पैल्पिटेशंस के बारे में। पैल्पिटेशंस का मतलब क्या होता है? पैल्पिटेशंस मतलब हृदय तो नॉर्मल व्यक्ति का सबका धड़कता है, लेकिन नॉर्मली हमें वो महसूस नहीं होता, हमें पता नहीं चलता कि हार्ट हमारा धड़क रहा है। लेकिन जब ये हार्ट धड़क रहा है, हमें पता चलने लगे, हमें अनकंफर्टेबल लगने लगे, महसूस होने लगे कि हार्ट किस स्पीड से, किस इंटेंसिटी के साथ धड़क रहा है, इस अबनॉर्मल सेंस को या इस अनकंफर्टेबल सेंस को पैल्पिटेशंस बोलते हैं। ज़्यादातर ये पैल्पिटेशन जो है हार्ट के रिदम का कोई प्रॉब्लम हो, इससे रिलेटेड हो सकता है। बहुत सारे केसेस में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज किया हो या किसी को कोई नशे वगैरह की आदत हो, चाय कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा लेता हो या स्मोकिंग या कोई और ड्रग्स वगैरह का आदत हो, इस तरह के लोगों में पैल्पिटेशंस होने का चांस ज़्यादा रहता है। ज़्यादातर ये पैल्पिटेशंस दो तरह के एज ग्रुप्स में पाया जाता है। या तो ये बहुत यंग लोगों में होता है जिसमें हार्ट में कोई स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी होती है या कोई एडिक्शन रिलेटेड या एंग्जाइटी रिलेटेड होता है, या तो बहुत उम्र दराज लोगों में होता है जिसमें कोई हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक की वजह से पैल्पिटेशंस होते हैं। ज़्यादातर ये दुबले पत्ते लोगों में ज़्यादा महसूस होता है क्योंकि ऑब्वियसली उनके हार्ट और स्किन के बीच में जो बीच में मसल टिश्यू और फैट है वो बहुत कम रहता है, तो ऐसे लोगों को अगर धड़कन बढ़ेगी तो ज़्यादा फील होता है। मोटे या ओबीज लोगों को पैल्पिटेशंस अगर हो भी रहे हैं तो उतना पता नहीं चलता है। फीमेल लोगों में और जिन लोगों को माइटल वाल्व का प्रोलैप्स करके बीमारी होती है, एक माइल्ड बीमारी होती है, इससे तरह के पेशेंट्स में इसका ज़्यादा होता है पैल्पिटेशंस का होना। ज़्यादातर ये रात में ज़्यादा लोगों को महसूस होता है क्योंकि जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं शांत वातावरण में, हमें धड़कन ज़्यादा महसूस होती है। तो पैल्पिटेशंस यूजुअली दिन के अपेक्षा ज़्यादातर लोग रात को हो रहा है ऐसा कंप्लेन करते हैं सोने से पहले। मिस बीट्स क्या होता है? मिस बीट्स यानी कि कई बार क्या होता है कि पेशेंट को हार्ट में एक धड़कन मिस हो गई या एक बीट स्किप हो गया ऐसा महसूस होता है। ये नॉर्मली इसलिए होता है कि हार्ट के किसी अबनॉर्मल साइड से एक इम्पल्स आया, एक करंट आता है और वो हार्ट को एक तरह से रीसेट कर देता है, जिसके बाद हार्ट एक पॉज वाले फेज़ में चला जाता है। उस पॉज वाले फेज़ में हार्ट का फीलिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि डिले ज़्यादा हो जाता है, और इस डिलेड फीलिंग के बाद जब हार्ट बहुत फोर्सिबली एक बार बीट करता है तो वो वाली बीट जो है एक्टोपिक के बाद वाली बीट वो पेशेंट को यूजुअली महसूस होती है, और उस बीट में हार्ट इतना फोर्सिबली धड़कता है कि वो बीट पेशेंट को ऐसा लगता है कि कुछ हार्ट में गड़बड़ हो है, एबनॉर्मल सेंसेशन जैसा लगता है। ज़्यादातर ये मिस बीट्स वाला प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, ऑलमोस्ट 2% ऑफ द नॉर्मल लोगों को ये होता है, और अगर किसी को मिनट में 1 या 2 बार हो रहा है तो उसके लिए ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत भी नहीं है। फ्रीक्वेंट एक्टोपिक्स हम तब कहते हैं जब 1 मिनट में 7 से 10 बार अगर किसी को एक्टोपिक्स या एबनॉर्मल ये बीट्स आ रहे हैं तो वैसे पेशेंट में दवाओं गोली से उसको ट्रीटमेंट करने का ज़रूरत पड़ता है। वंस इन ए वाइल अगर किसी को हो रहा है या उसका हार्ट का फंक्शन अगर नॉर्मल है तो ये मिस बीट्स के लिए ट्रीटमेंट ना भी करे तो चलेगा। अब हम बात करते हैं साइनस टैकीकार्डिया के बारे में। नॉर्मल हार्ट जो है वो उसमें जो करंट डेवलप होता है वो साइनस नोड से होता है, यानी एक पॉइंट है या ग्रंथि है जहाँ से हार्ट में करंट डेवलप होता है। ये गति नॉर्मली बॉडी में अगर हम चलते फिरते हैं तो बढ़ जाता है, जो जैसा स्टिमुलस है उसके हिसाब से कंट्रोल होता है। जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ब्रेन और बॉडी उसको डिसाइड करते हैं कि हार्ट रेट कितना रहेगा। पर कभी कभी ये गति ज़्यादा भी हो जाती है, जैसे हम अगर दौड़ते भागते हैं या सीढ़ी चढ़ते हैं या कोई मेहनत का काम करते हैं तो गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऑलमोस्ट 120-130 तक चली जाती है। अलग अलग लोगों के स्टैमिना के हिसाब से अलग अलग वेरिएशंस आ सकते हैं। कभी कभी ये एंग्जाइटी या घबराहट की वजह से भी बढ़ जाते हैं। आपने कुछ भी देखा होगा कि कोई बहुत भयावह या डरावना सीन देख के सडनली आपकी हार्ट की गति बढ़ जाती है, तो ये नॉर्मल है। इसको साइनस टैकीकार्डिया बोलते हैं, यानी नॉर्मल गति बॉडी के स्टिमुलस की वजह से बढ़ जाती है। ऐसे लोगों को अगर आप जब भी पूछोगे कि उनकी पैल्पिटेशंस कब इनको होते हैं तो ये ज़्यादातर आपको बोलेंगे जब भी मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ या कोई ऐसी चीज़ देख लेता हूँ तब पैल्पिटेशंस होते हैं। तो इससे को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डेंजरस वाले यानी शॉर्ट सर्किटिंग वाले पैल्पिटेशन से। शॉर्ट सर्किटिंग वाला पैल्पिटेशन ज़्यादातर बिना किसी कारण के या बिना किसी स्टिमुलस के होता है। उसमें पेशेंट आपको बोलेगा कि साहब बैठे बैठे ही सडनली मेरी गति बढ़ जाती है, कुछ कर रहा था या कुछ हो रहा था उस टाइम पे ऐसा नहीं है, रात को सोते टाइम भी सडनली नींद खुल जाती है, धड़कन बढ़ जाता है। यूजुअली नींद के टाइम या नींद आने के बाद अगर किसी को पैल्पिटेशंस हो रहे हैं तो उसमें धड़कन डेंजरस होने का या अरिथमिया होने का चांसेस ज़्यादा होता है। जागते के टाइम साइनस टैकीकार्डिया या एंग्जाइटी इंड्यूस्ड टैकीकार्डिया होने का चांस ज़्यादा रहता है। नींद आने के बाद यूजली साइनस नोड एक्टिवेट बहुत ज़्यादा नहीं रहता, नॉर्मल गति से धड़कता है, तो इसलिए साइनस टैकीकार्डिया नींद में हो इसका चांस थोड़ा कम रहता है। कभी कभी ये साइनस नोड
अब नॉर्मल बिहेव करने लगता है। कभी कभार बॉडी में वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से या कुछ और कारणों से जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा धड़कने लगता है, यानी बॉडी को कोई एंग्जाइटी नहीं है या कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हार्ट रेट साइनस से ही आ रहा है लेकिन गति नॉर्मल से ज़्यादा आ रही है। इसको इनअप्रोप्रिएट साइनस टैकीकार्डिया बोलते हैं। ये थोड़े टाइम तक रहता है और इसमें भी पेशेंट को पैल्पिटेशन जैसा महसूस हो सकता है। कभी कभी बॉडी से रिलेटेड कुछ बीमारियां जैसे खून की कमी जिसको अनीमिया बोलते हैं, थायराइड की बीमारी जैसे थायरोटॉक्सिकोसिस, प्रेगनेंसी है, बॉडी में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या किसी और कारण से आदमी को अगर सांस फूलने की बीमारी हो जाती है तो भी पैल्पिटेशंस महसूस हो सकते हैं, यानी गति आदमी को बढ़ी हुई महसूस हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे पेशेंट में हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी हो। अब हम बात करेंगे अरिथमियाज़ के बारे में, यानी कि जो खराब टैकीकार्डिया है या पैल्पिटेशंस है जिसमें जान का खतरा है। ये अरिथमिया बेसिकली हार्ट की वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मल व्यक्ति की हार्ट में एक वायरिंग सिस्टम रहता है जिससे हार्ट का करंट कंडक्ट होता है, पर किसी किसी में जन्म से एक आध एक्स्ट्रा वायरिंग होता है या दो वायरिंग्स के बीच में कोई क्लोज कनेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किटिंग होता है और गति सडनली बढ़ जाती है। इस तरह के अरिथमियाज़ को इस तरह के जो पैल्पिटेशन उसको अरिथमियाज़ बोलते हैं, यानी अब नॉर्मल रिदम, एरिथमिया, अब नॉर्मल रिदम। और ये दो तरीके का होता है, एक सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ये जो अबनॉर्मल रिदम है ये कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया यानी हार्ट के ऊपर वाले चेंबर से, यानी जो एट्रियम होता है उससे अगर ये जनरेट होता है तो इसको सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोलते हैं, और जो नीचे वाला चेंबर यानी वेंट्रिकल होता है उससे अगर जनरेट होता है तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोलते हैं। ज़्यादातर सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया यंग पेशेंट्स में ज़्यादा मिलता है और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया ज़्यादातर उम्र दराज वाले पेशेंट्स में ज़्यादा मिलता है। कई लोग ये ऐसा पूछते हैं कि अगर ये वायरिंग का डिफेक्ट बचपन से है तो पैल्पिटेशंस अभी क्यों हो रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर वायरिंग का डिफेक्ट बचपन से है तो पैल्पिटेशन भी जन्म से ही हो। कभी कभी 20-30 साल 40 साल की उम्र के बाद भी पैल्पिटेशंस आना चालू हो सकते हैं। अब एक और चीज़ होता है कि रेगुलर पैल्पिटेशंस और एक होता है इर्रेगुलर पैल्पिटेशंस। रेगुलर पैल्पिटेशंस यानी गति कंटिन्यूसली आपको बढ़ी हुई महसूस होती है और एक हाई रेट पर आपको हार्ट कंटिन्यूसली बीट करता हुआ महसूस होता है, 200-250 के रेट पर बीट करता महसूस होता है। एक होता है इर्रेगुलर पैल्पिटेशन जो कि एट्रियल फिब्रिलेशन वाले केस में मिलता है, जिसमें गति बढ़ती घटती जैसी महसूस होती है। अरिथमिया वाले जो टैकीकार्डिया है उसका हार्ट रेट यूजली ज़्यादा होता है, उसका हार्ट रेट यूजली 200-250 के आसपास होता है। जो नॉर्मल साइनस टैकीकार्डिया होता है वो यूजली 100 से 150 के बीच में रहता है, उसका गति उतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि बॉडी के लिए डेंजरस होता है। एक्चुअल में ये डेंजरस इसीलिए होता है क्योंकि इतने हाई हार्ट रेट पर हार्ट प्रॉपरली बीट नहीं कर पाता, प्रॉपरली काम नहीं कर पाता और सडनली हार्ट फेल हो सकता है, हार्ट बंद भी हो सकता है जिसमें सडनली जान जा सकती है। यूजली ये सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज उतने डेंजरस नहीं होते, इसमें कभी कभार किसी को चक्कर आ सकता है, बेहोशी हो सकती है, लेकिन इसमें जान का खतरा उतना नहीं होता जितना कि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज में होता है। पर हाँ, कभी कभी अगर ये पैल्पिटेशन को हम लंबे समय तक कुछ ट्रीट ना करें तो ये दिक्कत दे सकते हैं। ज़्यादातर पैल्पिटेशंस अपने आप 5 से 10 मिनट में ठीक हो जाते हैं, अगर हम कुछ ना भी करें तो भी ठीक हो जाता है। कम केसेस में वो अगर 2-4 घंटे चलते हैं तो हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अगर पैल्पिटेशंस को कई दिनों तक छोड़ दिया जाए और कुछ ना किया जाए तो धीरे धीरे करके हार्ट फेल हो जाता है। एक तरह से हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि जैसे हार्ट इतने ज़्यादा बार काम करना पड़ रहा है हार्ट को कि वो थक जाता है और काम करना बंद कर देता है। ये बीमारी डेंजरस हो सकती है और इसमें लोगों की जान भी जा सकती है। तो इसलिए पैल्पिटेशंस को या धड़कने की प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा टाइम तक बिना ट्रीटमेंट के नहीं छोड़ा जा सकता। जो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हैं वो कई बार डेंजरस हो सकते हैं, इसमें सडनली जान भी जा सकती है। तो ये अगर पैल्पिटेशंस किसी को वेंट्रिकुलर टाइप का हो रहा है और पता चलता है कि वो डेंजरस वाला पैल्पिटेशंस है तो उसे में ट्रीट करना ज़रूरी है। कभी कभार हार्ट अटैक रिलेटेड भी धबकारे का प्रॉब्लम हो सकता है। इनफैक्ट हार्ट अटैक के पेशेंट में जो सबसे ज़्यादा लोगों की जान जाती है वो पैल्पिटेशंस या अरिथमियाज़ की वजह से ही जाती है। सडनली कई बार बात करते करते या सडनली पेन होता है और आदमी तुरंत कोलैप्स हो जाता है, ऐसा इन तरह के अरिथमियाज़ में हो सकता है। वो जो सबसे डेंजरस वाला अरिथमिया होता है उसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं। उसमें अगर तुरंत ट्रीटमेंट 1-2 मिनट के अंदर पेशेंट को ना दिया जाए तो तुरंत व्यक्ति की जान जा सकती है। ऐसे पेशेंट को तुरंत डिफिब्रिलेशन करना पड़ता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल शॉक जैसा देना पड़ता है जिससे हार्ट को रीस्टार्ट किया जा सकता है। काफ़ी कंट्रीज़ में या मॉल्स वगैरह में आपने देखा हुआ है एक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर डिवाइस रहता है जिससे अगर ऐसा पेशेंट को हार्ट अटैक आए तो अगर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन चालू हो जाए तो शॉक देकर हार्ट को नॉर्मल किया जा सके। क्योंकि ऐसा पेशेंट ज़्यादातर घर से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता, वो घर पे ही मर जाता है। तो उसको 2-4 मिनट 5 मिनट के अंदर अगर वो शॉक डिलीवर नहीं किया गया तो उनको बचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इस तरह के पेशेंट्स के लिए
अगर ये एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर अवेलेबल है तो मॉल्स या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जहाँ पे भी अवेलेबल है वहाँ पे तुरंत ही इसको यूज़ करना चाहिए, और साथ में कार्डियक मसाज भी पेशेंट को देना चाहिए। अगर पेशेंट को हॉस्पिटल में ये डेवलप होता है तो हॉस्पिटल में उसके लिए मशीन्स रहती हैं जो इसका ध्यान रख सकती हैं। पैल्पिटेशन यूजली आप क्या खाते हो क्या पीते हो उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ लेकिन जो कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स हैं चाय कॉफ़ी वगैरह उससे ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा स्पाइसी फूड वगैरह से हो सकता है, टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट से हो सकता है, अल्कोहल से हो सकता है, कुछ खांसी की दवाइयों वगैरह से हो सकता है, भूख कम करने की कुछ दवाइयों से हो सकता है, बीपी की मेडिसिन से हो सकता है, कुछ ड्रग्स हैं, नार्कोटिक्स है जैसे कोकेन वगैरह है, एम्फेटामिन से उससे हो सकता है। ये सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, पर रूटीन खान पीन में जो हम खाते हैं या कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें वगैरह जो खाते हैं उससे पैल्पिटेशंस में कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। योगा, मेडिटेशन या दिमाग को शांत रखने की जो एक्सरसाइजेज वगैरह हैं उससे पैल्पिटेशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। ज़्यादातर ये पैल्पिटेशंस जो हैं ये वेंट्रिकुलर वाले जो हैं वो उम्र के साथ बढ़ते हैं, पर सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जो है वो उम्र के साथ धीरे धीरे करके कम भी हो जाते हैं और कई बार इसमें आगे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको पैल्पिटेशंस हो तो घर पे यूजली आपको ये करना चाहिए, उस समय अपनी एक्टिविटीज़ को रेस्ट्रिक्ट कर लीजिए, अपने एंग्जाइटी को कंट्रोल करने का कोशिश कीजिए। बेटर होगा कि उस समय आप लेट जाएं ताकि ब्रेन का ब्लड सप्लाई कम नहीं हो और बेहोशी का इवेंट ना हो। उस समय कोशिश करिए कि नज़दीकी जो भी डॉक्टर अवेलेबल हो, जहाँ ईसीजी की फैसिलिटी हो, वहाँ जाके तुरंत एक ईसीजी कराएं। इमरजेंसी की लेने वाली मेडिसिन यूजली इस टाइम पे काम नहीं करती, क्योंकि ज़्यादातर टैबलेट्स अगर हम मुंह से लेते भी हैं तो वो 2-3 घंटे के बाद असर करती हैं और तब तक ज़्यादातर पैल्पिटेशंस अपने आप ही ठीक हो जाते हैं या पेशेंट को हॉस्पिटल तब तक पहुंचाना ही पड़ता है। तो वैसे केसेस में खाने वाली टैबलेट से इतना जल्दी असर नहीं आता है। तो अगर मेडिसिन से इसको कंट्रोल करना है तो मेडिसिन को आपको रेगुलर बेसिस पे ही लेना चाहिए। SOS बेसिस पे जब प्रॉब्लम है उस समय मेडिसिन अगर हम लेने की कोशिश करते हैं तो उतना फ़ायदा यूजली नहीं होता है। ऐसे टाइम पे आप ड्राइविंग को अवॉइड कीजिए। अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी साइड में रख के थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए और हाई रिस्क जगहों पे मत रहिए। अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो साइड पे आ जाइए, बिल्डिंग के छत पे मत खड़े रहिए, क्योंकि ऐसे टाइम पे सडनली आपको चक्कर आ सकता है और पैल्पिटेशन से भले कुछ ना हो लेकिन ऐसे टाइम पे सीरियस एक्सीडेंट्स हो सकते हैं जिसमें जान भी जा सकती है। यूजली पैल्पिटेशन अगर किसी को होता है तो उसे हम इवैल्यूएट करने के लिए ECG करते हैं। ECG में किस तरह का पैल्पिटेशन है, सुप्रावेंट्रिकुलर है, वेंट्रिकुलर है, कौन से तरह का है, उसमें क्या हार्ट रेट है और क्या पैरामीटर्स हैं, वो सब पता चलता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो डायग्नोस्टिक टूल है वो ECG है। इसके बाद इको है। इको में भी गति कम ज़्यादा है या हार्ट में कोई स्ट्रक्चरल डिजीज़ तो नहीं है, कोई वैल्स का प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई हार्ट में छेद है या कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, वो कई बार इको से हमें पता चलता है। ट्रेडमिल भी कभी कभी हम पैल्पिटेशंस की इवैल्यूएशन में करते हैं। ट्रेडमिल में एक्सरसाइज से वो पैल्पिटेशंस बढ़ रहे हैं कि नहीं, है वो एक्टोपिक्स बढ़ रहे हैं कि नहीं, और आपका एक्सरसाइज इंड्यूस्ड आपका एफर्ट टॉलरेंस वगैरह कितना है, एक्सरसाइज से टैकीकार्डिया हो रहा है कि नहीं, वो अपन ट्रेडमिल में पता कर सकते हैं। इसके अलावा थायराइड का टेस्ट जो कि एक ब्लड टेस्ट है, ये करने से भी कई बार हमें पता चल सकता है। अगर इको में कभी कभार हमें ये डिफॉर्मिटी हार्ट का है, जैसे कि जन्म से हार्ट में कोई छेद है या वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ है जिसे रूमेटिक हार्ट डिजीज़ बोलते हैं, इस तरह के पेशेंट्स में इको से हमें मदद मिलती है जानने के लिए कि हार्ट में सिंपल दवाइयों के अलावा कोई और एडवांस थेरेपी देने की ज़रूरत है या नहीं है, कोई हार्ट के जो डिफॉर्मिटी है उसको ठीक करने के लिए कोई ऑपरेशन वगैरह की ज़रूरत है कि नहीं, वो इको में हमें पता चलता है। अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड दवाओं के बारे में। यूजली अगर पैल्पिटेशंस है, अगर माइनर पैल्पिटेशंस है तो मेडिसिन का ज़रूरत नहीं है। अगर माइनर पैल्पिटेशन 2-5 मिनट के लिए हो रहा है तो उसके लिए आपको हॉस्पिटल जाने की भी ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपको पैल्पिटेशन ज़्यादा देर के लिए हो रहा है और आप हॉस्पिटल जाते हैं तो यूजली आपको गति कंट्रोल करने की दवाएं या इंजेक्शन यूजली दिया जाता है जो तुरंत 5-7 मिनट में गति को कंट्रोल कर देते हैं। ये इंजेक्शन के लिए यूजली थोड़ा मॉनिटरिंग ज़रूरत होता है, इसलिए जब तक इंजेक्शन का असर होता है तब तक पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। एक बार गति कंट्रोल हो गई और सीरियस फॉर्म ऑफ टैकीकार्डिया नहीं है, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, तो पेशेंट को डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। ज़्यादातर केस में 1 से 2 दिन का एडमिशन का ज़रूरत होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। हाँ, ये इंजेक्शन थोड़े टॉक्सिक होते हैं, इसलिए ये इंजेक्शंस को आप घर पे नहीं ले सकते, इसको हॉस्पिटल में ICU मॉनिटरिंग में ही दिया जा सकता है, क्योंकि कई बार इससे गति बहुत ज़्यादा कम भी हो सकती है और जान का खतरा भी हो सकता है। अगर इससे पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करे या BP बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो शॉक थेरेपी देना पड़ता है। उसमें हम हार्ट को शॉक देके एक तरह से रीस्टार्ट करते हैं। इसमें यूजली सक्सेस रेशियो ऑलमोस्ट 90 to 95% जैसा रहता है। इंजेक्शन का सक्सेस रेशियो यूजली 50 to 80% जैसा रहता है, और घर पे जो हम टैबलेट्स वगैरह लेते हैं उसमें यूजली लेस देन 50% सक्सेस रहता है।
ये सारी थेरेपीज़ इतनी डेंजरस तो नहीं है, लेकिन अगर अप्रोप्रिएट सेटअप में इनको ना दिया जाए या प्रॉपर आईसीयू में इनका यूज़ ना किया जाए तो कभी कभी डेंजरस भी हो सकती हैं, इसलिए इनको आइडियली हॉस्पिटल में सेटअप में ही या आईसीयू सेटअप में ही देना चाहिए। लॉन्ग टर्म पैल्पिटेशन को कंट्रोल करने के लिए टैबलेट्स आती हैं। ये टैबलेट्स लेने से, मेडिसिन लेने से बीमारी क्योर तो नहीं हो जाएगी, लेकिन हाँ 60 to 70% पेशेंट्स में इसको दवा आपको कंटिन्यू लेते रहना पड़ेगा। अगर आप दवा का डोज मिस करते हैं, स्टॉप करते हैं या ऑल्टरनेट डे बेसिस पे लेते हैं तो ये दवाएं उतना फ़ायदा नहीं करेंगी और पैल्पिटेशन बीच बीच में आपको होते रहेगा। और जब इवेंट तुरंत हो उस समय दवा लेंगे तो भी उतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि दवा को असर करने में कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है। तब तक ज़्यादातर पैल्पिटेशंस अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। इसके लिए परमानेंट थेरेपी में एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी यानी ईपी स्टडी आता है। इसमें एक कार्डियोलॉजिस्ट की एक सब स्पेशलिटी जिसे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो ईपी स्टडी करते हैं। ये रूटीन फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट नहीं करते हैं ज़्यादातर। ईपी स्टडी में हार्ट के करंट की मैपिंग की जाती है। स्पेशली डिजाइन इलेक्ट्रोड्स या कैथेटर्स होते हैं, जैसा कि आप ये फोटोज़ में देख रहे हैं। ये कैथेटर्स हार्ट के पास हम लेके जाते हैं और ये कैथेटर्स से हार्ट के अबनॉर्मल सर्किट कहाँ पे उसको मैप करते हैं, और जब वो सर्किट का पता चल जाता है तो उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी से उस सर्किट को कट कर दिया जाता है या जला दिया जाता है। तो इससे बीमारी को परमानेंटली क्योर किया जा सकता है। इसमें सक्सेस रेशियो ऑलमोस्ट 95 to 98% है और कॉस्ट लगभग 80,000 to 1,20,000 जैसा आता है इसमें कॉस्ट। ईपी स्टडी ज़्यादातर अगर किसी को सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है तो उसमें ज़्यादातर लोगों में अगर पेशेंट दवा नहीं लेना चाहता या दवा से साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो सबको ईपी स्टडी करना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी पूरी तरह क्यूरेबल है। और अगर एक बार ईपी स्टडी करके हमने अब नॉर्मल सर्किट को ऑब्लेट कर दिया तो ज़्यादातर केस में दवा भी हमेशा के लिए बंद हो जाती है। इसमें रिकमेंडेड है कि किसी को 1 से या 2 बार से ज़्यादा अगर एसवीटी या टैकीकार्डिया हो जाए तो ईपी स्टडी उनका कर देना चाहिए, उनका ट्रीटमेंट कर देना चाहिए। ईपी स्टडी 2 तरीके का होता है, एक 2D मैपिंग होता है और एक 3D मैपिंग होता है। ये दोनों के फोटोग्राफ्स मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ। 2D मैपिंग में क्या होता है कि जो सिंपल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है उसको हम लोकेट करके अबलेट करते हैं। 3D मैपिंग इसका एक एडवांस वर्जन है जो कि थोड़ा कॉस्टली भी है। इसमें अगर कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ अरिथमियाज है जहाँ हमें हार्ट को मल्टीपल एंगल से देख के उस एरिया को बर्न करना रहता है तो उसके लिए हम 3D मैपिंग यूज़ करते हैं। ये 3D मैपिंग ज़्यादातर थोड़े सीरियस फॉर्म्स ऑफ अरिथमियाज या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज या एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जो शॉक थेरेपी या शॉक डिवाइस के बारे में हमने बात की थी, ये कई लोग पूछते हैं कि इसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव नहीं आता, क्योंकि अगर पेशेंट को डेंजरस अरिथमिया है और वो हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाए, घर पे ही उसको अरिथमिया चालू हो गया तो कैसे मैनेज किया जाए। तो ऐसे लोगों के लिए एक AICD करके डिवाइस आता है। इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। ये एक माचिस के डब्बे जैसा डिवाइस होता है, जैसे कि पेसमेकर होता है। वो छोटा सा इंसिजन करके शोल्डर मसल में हम लगा देते हैं, उसका एक इलेक्ट्रोड हार्ट में हम कनेक्ट कर देते हैं। ये अगर गति का कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसमें डिटेक्ट कर लेता है कि प्रॉब्लम है, और इसमें ये कुछ मैनूवर्स होते हैं जिसे कंट्रोल करने का ट्राई करता है, नहीं तो शॉक डिलीवर करके गति को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है। इसका सक्सेस रेशियो यूजली 80 to 90% जैसा रहता है, और रूटीनली हर केस में कॉमनली इसको यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि डिवाइस थोड़ा कॉस्टली आता है, और लो रिस्क केस या जहाँ पे सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है वहाँ पे इसको यूज़ करने का ज़्यादा मतलब नहीं है। इस पर कॉस्ट इफेक्टिव थेरेपी इतनी नहीं है। पर हाँ, जहाँ हाई रिस्क केस है और पेशेंट को बार बार धबकारे का प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ डेफिनेटली इसको यूज़ करना चाहिए। या जिन लोगों का हार्ट का पंपिंग बहुत ज़्यादा कम है, उसमें धबकारे की अनियमितता की वजह से जान जाने का अगर रिस्क है तो वैसे केस में इसको यूज़ करना चाहिए। ये मशीन से हार्ट का पंप फंक्शन नहीं सुधरता, ये सारे तरह के धबकारों को या रिदम इश्यूज़ को सॉर्ट आउट नहीं करता, लेकिन हाँ जो डेंजरस वाले रिदम डिस्टर्बेंसेस है उसमें जहाँ पे भी शॉक का रिस्पांस पॉसिबल है वहाँ पे ये डिवाइस यूज़फुल होता है। सिलेक्टेड केसेस में आपके डॉक्टर इसको यूज़ करते हैं। जब ये शॉक पेशेंट को इंटरनल शॉक लगता है तो पेशेंट को एक ज़ोर से धक्का लगा हो ऐसा पेन महसूस होता है, थोड़ा सा सिग्निफिकेंट डिस्कम्फर्ट पेशेंट को होता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पेशेंट को अरिथमिया बहुत बार हो रहा हो तो उसमें पेशेंट को बार बार शॉक्स मशीन डिलीवर करे, ऐसा हो सकता है। तो वैसे केस में पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल में आना चाहिए और दवाओं का वैसे केस में डोज बढ़ाना पड़ता है तो रिदम को कंट्रोल किया जा सके, ताकि ये डिवाइस को बार बार शॉक डिलीवर ना करना पड़े। ये मशीन लगाने से यूजली दवाएं बंद तो नहीं होती, पर सिग्निफिकेंटली आप जो रिदम रिलेटेड दवाएं हैं उसको कम कर सकते हैं।
पर कुछ कुछ केसेस में जहाँ रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम बार बार आती है वहाँ पे दवाओं का डोज कंटिन्यू भी रखना पड़ता है और कभी कभी डोज बढ़ा के भी रखना पड़ता है। स्टडी के बारे में हम बात कर रहे थे। यूजली ये ईपी स्टडी जो है काफ़ी सेफ प्रोसीजर है और इसमें पोस्ट प्रोसीजर कुछ ज़्यादा पेशेंट को तकलीफ़ें नहीं आती है। पेशेंट को कभी कभार जो पंचर साइट है जहाँ पे से कैथेटर इंसर्ट किया था वहाँ पे थोड़ा ब्लड जमा हो सकता है या कई बार थोड़ा घाव या इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है जिसमें कि पेशेंट को थोड़े दिन तक अनकंफर्टेबल होगा, चलने में तकलीफ होगी। अदरवाइज इसमें लॉन्ग टर्म कुछ ऐसा प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन नहीं आता। यूजली जब ईपी स्टडी करते हैं तो पेशेंट को थोड़ा सा पंचर साइट पर पेन हो सकता है या हार्ट में जब कैथेटर कनेक्ट करते हैं और हार्ट को पेस करते हैं तो थोड़ा धड़कन बढ़ने जैसा महसूस हो सकता है पेशेंट को। उससे पेशेंट को थोड़ा सा चेस्ट पेन या चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो सकता है। पर अदरवाइज ये स्टडीज़ काफ़ी सेफ है और इसमें यूजली इतने साइड इफेक्ट्स नहीं आते हैं। ईपी स्टडी का सक्सेस रेशियो ऑलमोस्ट 98% है। 2 से 3% केस में ये फेल भी हो सकता है। इसके फेल होने का रीज़न ये है कि कई बार हार्ट में एक सर्किट जिसको आपने ईपी स्टडी से मैप किया और उसको रेडियो फ्रिक्वेंसी से एनर्जी से आपने जला दिया, तो कई बार क्या होता है हार्ट में एक से ज़्यादा सर्किट भी होती है जो कि इनिशियली कुछ फेज तक डॉर्मेंट होती हैं और थोड़े टाइम के बाद वो रीएक्टिवेट हो जाती हैं। जब एक सर्किट को आप जला देते हैं तो बॉडी उस सर्किट से कंडक्ट करना चालू कर देती है। ऐसा बहुत कम केसेस में होता है पर ये डॉर्मेंट सर्किट्स की वजह से कभी कभी ये अरिथमियाज वापस से आ सकते हैं और पेशेंट को परेशान कर सकते हैं, पर इसका चांस 1 से 2% से ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि बॉडी उस जो डैमेज सर्किट है जिसको आपने रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी से जलाया वहाँ पे नए फाइबर्स भी डेवलप होकर सर्किट रिकनेक्ट हो जाता है। ये बॉडी का एक तरह का हीलिंग मैकेनिज्म है। जैसे ट्यूबेक्टमी वैसेक्टमी वगैरह करते हैं तो भी कभी कभी नली वापस से रीग्रोथ कर जाती है, वैसे ये सर्किट्स भी थोड़ा बहुत रीग्रोथ कर सकते हैं जिससे ये अरिथमियाज का रिकरेंस हो सकता है। पर ये ओवरऑल चांसेस सब मिला के भी 5% से कम है। ज़्यादातर 2 या 3% केसेस में ये अरिथमिया एक बार अगर आपने ईपी स्टडी करके प्रॉपरली अगर उसको ट्रीटमेंट कर दिया तो उससे वापस से दोबारा नहीं होना चाहिए। कभी कभी ये भी होता है कि ड्यूरिंग प्रोसीजर जो सर्किट होता है वो इतने सेंसिटिव साइट पे होता है कि सर्जन वो पूरे एरिया को नहीं जला पाता, इसलिए सिलेक्टिव एरियाज़ को बहुत कॉशियसली उसको जलाना पड़ता है। तो इसलिए भी कई बार रिजल्ट्स थोड़े सब ऑप्टिमल आते हैं क्योंकि कोई बहुत सेंसिटिव साइट्स पे अगर सर्जन ने बहुत ज़्यादा एरिया को अब्लेट कर दिया या जला दिया तो कई बार हार्ट को परमानेंट डैमेज भी हो सकता है और हार्ट का नर्वस कंडक्शन सिस्टम परमानेंटली डैमेज भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कॉशियसली अगर प्रोसीजर को किया जाए या कम एरियाज़ को भी अगर अब्लेट किया जाए तो भी इसमें अरिथमिया या पैल्पिटेशंस का प्रॉब्लम फिर से आ सकता है। अगर ये पैल्पिटेशंस का प्रॉब्लम वापस से आए तो ज़्यादातर तो ईपी स्टडी होने के बाद ज़्यादातर तो पेशेंट की दवाइयाँ पूरी तरह से बंद हो जाती है। पर अगर ये पैल्पिटेशन का प्रॉब्लम वापस से आता है तो कभी कभी दवाइयाँ फिर से रीस्टार्ट भी करनी पड़ती है और कभी कभी रिपीट प्रोसीजर भी करना पड़ता है। पर जैसा कि मैंने कहा इंसिडेंस बहुत कम है, 2-3% से ज़्यादा नहीं है। रिपीट प्रोसीजर किया जा सकता है। अगर समझ लीजिए कोई डॉर्मेंट सर्किट फिर से रिएक्टिव हो गई है तो सेम प्रोसीजर फिर से किया जाता है, काफ़ी सेफ़ है। पर ऑब्वियसली इसमें थोड़ा एक्सपेंडिचर आपका बढ़ जाता है और पेशेंट को अनकंफर्टेबल भी लगता है। इसलिए जानना ज़रूरी है कि 2 से 3% केस में इसका कभी कभार बैड लक हो पेशेंट का तो रिकरेंस हो सकता है। ये किस में रिकरेंस होगा ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये बैड लक है। अगर किसी की किस्मत ख़राब है और ऐसा कोई अब नॉर्मल किसी में हीलिंग हो जाए तो कभी कभी ये प्रोसेस फिर से भी हो सकता है। रिपीट सर्जरी में या रिपीट ईपी स्टडी में यूजली कोई सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है और ईपी स्टडी वगैरह जो हम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कोई खाने पीने से लेके प्रिकॉशन नहीं है। आफ्टर प्रोसीजर भी पेशेंट को कोई खाने पीने का स्पेसिफिक ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है या चलने फिरने का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ज़्यादातर डिस्चार्ज के बाद 1 से 2 दिन में वो घर जा सकता है, चलना फिरना कर सकता है। बेड रेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 1-2 दिन का बेड रेस्ट सफिशिएंट रहता है। 3-4 दिन 5 दिन या मैक्सिमम 1 वीक के बाद वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ ड्राइविंग वगैरह सब कुछ रिज्यूम कर सकता है। इसमें कोई परमानेंट या हफ्ता 10 दिन का बेड रेस्ट या लंबे बेड रेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है। पेशेंट को ये ड्राइविंग करना चाहे या पार्शली डेंजरस एक्टिविटीज़ भी है, क्लाइंबिंग करना है या कोई ऐसे एरियाज़ में जाना है जहाँ पे थोड़ा पैल्पिटेशन होने से रिस्क हो तो वो कर सकता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ऐसे पेशेंट को एहतियात फिर भी रखना चाहिए कि बाई चांस अगर किसी को रिकरेंस हुआ तो अनकॉन्शियसनेस होने की वजह से थोड़ा रिस्क हो सकता है। और ईपी स्टडी किए वाले पेशेंट को जिनकी नेवल ड्यूटीज़ है या जो बोट या शिपिंग वगैरह पे जाते हैं वो ऑफशोर भी जा सकते हैं। यूजली इसमें भी उतना ज़्यादा रिस्क नहीं है और अगर आपको वंस इन ए वाइल अगर एसवीटी वापस से होता है या पैल्पिटेशंस होते भी हैं तो मेडिसिन बस पहले साथ में आप ले जाइए। तो अगर वैसा होता है तो आप दवा एक्स्ट्रा लेके उसको मैनेज कर सकते हैं। पर वैसे पेशेंट अगर शिप वगैरह पे ड्यूटी करें या ऑफशोर भी अगर जाएँ तो इतना इसमें रिस्क नहीं है। हार्ट अटैक के पेशेंट में कंपेरेटिवली ऑफशोर ड्यूटीज़ अगर पेशेंट करते हैं या बोट वगैरह पर जाते हैं तो कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा रिस्क रहता है। ईपी स्टडी या अरिथमिया वाले पेशेंट में, खासकर सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया वाला पेशेंट में यूजली इतना रिस्क नहीं रहता। जिन लोगों को हार्ट अटैक की वजह से ही धबकारे की अनियमितता होती है यानी अरिथमियाज होते हैं, ऐसे लोगों में ज़्यादातर देखा गया है कि डेथ होने का या जान जाने का सबसे कॉमन रीज़न ही यही है
कि जिस सडनली धबकारा अनियमित होता है और पेशेंट विद इन सेकेंड्स मर जाता है। इस तरह के पेशेंट्स को अगर 2-4 मिनट के अंदर अगर तुरंत कार्डियक शॉक दे के अगर हार्ट को डिफिब्रिलेट करके रीस्टार्ट किया जाए तो ऐसे लोगों की काफ़ी लोगों की जान बचाई जा सकती है। ज़्यादातर हार्ट अटैक के पेशेंट में मृत्यु का कारण यही होता है और इसीलिए काफ़ी जगह शॉपिंग मॉल्स वगैरह में एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर सिस्टम्स वगैरह लगाए जाते थे कि अगर किसी को भी ऐसा धबकारे का प्रॉब्लम हो या अरिथमिया हो तो तुरंत उनको शॉक का फैसिलिटी अवेलेबल हो सके। इंडिया में इसका ट्रेंड कंपैरेटिवली काफ़ी कम है, पर वेस्टर्न कंट्रीज़ में इवन रोड साइड में भी इस तरह के डिफिब्रिलेटर लगाए जाते हैं और वहाँ पे अगर ट्रैफिक पुलिस या इस तरह के पेट्रोलिंग ऑफिसर्स के पास भी डिफिब्रिलेटर किट्स अवेलेबल रहते हैं। अपने पास ये अपने इंडिया में यूजली इतना कॉमन ट्रेंड इस तरह के डिवाइसेस का नहीं है। इस तरह के केसेस में अगर पेशेंट को अरिथमिया हो रहा है और धबकारा अनियमित हो गया है तो तुरंत कार्डियक मसाज चालू कर देना चाहिए और तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए। एम्बुलेंस में ज़्यादातर ये डिफिब्रिलेशन का डिवाइस अवेलेबल रहता है और ऐसे पेशेंट को तुरंत शॉक किया जा सकता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इस तरह के पेशेंट को छाती में जोर से एक थंप करना यानी एक जोर से मुक्का मारने से हार्ट को रीस्टार्ट किया जा सकता है। अगर डिफिब्रिलेटर अवेलेबल है तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थंप करने से एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल जो कि कुछ मिली सेकेंड्स का होता है यानी पीक ऑफ आर वेव जिसे कहते हैं, वहाँ पे ही अगर वो थंप आपने किया तो ही हार्ट को रीस्टार्ट कर सकते हैं। अगर अब नॉर्मल साइड पे अपने नॉर्मल टाइमिंग साइकिल पे आपने वो थंप किया या मुक्का मारा पेशेंट को तो उसमें उल्टा धबकारा डिटोरिएट भी हो सकता है। इसलिए थंप कार्डियो वर्जन पहले ज़माने में बोला जाता था, पर आज के डेट में अगर कहीं पर भी डिफिब्रिलेटर अवेलेबल है तो ये रिकमेंडेड नहीं है। ज़्यादातर हार्ट पेशेंट्स में हार्ट अटैक होने के बाद तुरंत जैसी नली बंद होती है धबकारे की अनियमितता ज़्यादातर उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा होती है। ज़्यादातर जिनकी भी मृत्यु होती है वो हार्ट अटैक होने के कुछ मिनटों के अंदर ही सबसे ज़्यादा कॉमन है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नली जब खुलती है उस टाइम पे भी अरिथमिया होता है, जिसको रीपरफ्यूजन अरिथमिया बोलते हैं। जब हम नली को एंजियोप्लास्टी द्वारा या कोई दवा द्वारा नली को खोलते हैं उस टाइम पे भी धबकारा अनियमित होने का चांस है। तो वैसा पेशेंट जिसमें आपने ट्रीटमेंट किया और नली को कोई टेक्निक से खोल दिया वो भी सडनली धबकारा की वजह अनियमितता की वजह से मर सकता है। तो वैसे में भी थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ती है और डिफिब्रिलेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इस तरह के अरिथमियाज अगर होते हैं तो ज़्यादातर हम घर पे कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादातर इस पेशेंट को कार्डियक मसाज करके तुरंत बने से जितना जल्दी डिफिब्रिलेटर डिवाइस जहाँ पे भी अवेलेबल हो वहाँ लेके जाना चाहिए, या वो डिवाइस अगर एम्बुलेंस वगैरह में अवेलेबल हो तो तुरंत एम्बुलेंस को बुला के पेशेंट को शॉक करना चाहिए। ऐसा पेशेंट अगर आपने तुरंत शॉक नहीं किया तो वो हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि ये शॉकिंग अगर 2 से 5 मिनट के अंदर ही पेशेंट को डिलीवर किया तो ही पेशेंट बचता है। 10 से 12 मिनट अगर लेट हो गया तो बचने का चांस 5% से भी कम हो जाता है। ये जो अरिथमियाज या रिदम प्रॉब्लम्स है ज़्यादातर ये एंजियोप्लास्टी करने के बाद कम हो जाती है, पर ज़ीरो नहीं होती। कभी कभार उसके बाद भी 1-2% केसेस में जान इसकी वजह से जा सकती है, क्योंकि जब हार्ट अटैक आता है तो हार्ट का जो नर्वस जो करंट कंडक्शन सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है और कभी कभी ये वापस से पेशेंट को तकलीफ दे सकता है। वापस से धबकारा का प्रॉब्लम या रिदम प्रॉब्लम हो सकता है जिसमें पेशेंट की जान जा सकती है। इस तरह के पेशेंट्स में अगर रिदम का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर यानी AICD डिवाइस का आप यूज़ कर सकते हैं। ये डिवाइस जो है हार्ट अटैक के तुरंत बाद में नहीं करते, यूजली 40 डेज़ तक अगर हार्ट अटैक का फ्रेश फेज़ हो तो इसको नहीं यूज़ करते। पर हार्ट अटैक के बाद अगर 40 दिन के बाद भी अगर किसी को धबकारे का प्रॉब्लम हो रहा है जो कंट्रोल नहीं हो रहा है तो AICD डिवाइस या 3D मैपिंग करके उस जो टैकीकार्डिया वाले साइट को हम लोकेट करके इस एरिया को अब्लेट कर सकते हैं। इस तरह के थेरेपी करने से जान बचने का रेशियो काफ़ी बढ़ जाता है और 3D मैपिंग करते हैं तो इसको ऑलमोस्ट 70 to 80% में कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ पेशेंट्स को ये रिदम प्रॉब्लम कई सालों बाद भी हो सकती है, जैसे कि एंजियोप्लास्टी या हार्ट अटैक आने के 5-10 साल के बाद भी सडनली हो सकता है। इसको स्कार VT बोलते हैं, यानी पुराने हार्ट अटैक का जो हार्ट में स्कार है उससे सडनली करंट का रीइम्पल्स स्टार्ट होता है और पेशेंट को सडनली रिदम डिस्टर्बेंस हो सकती है जिसमें कि जान जा सकती है। इस तरह के पेशेंट्स में अगर हम जो BP कंट्रोल वाली मेडिसिन बीटा ब्लॉकर्स देते हैं वो अगर हाई डोज में देते हैं या कुछ एंटी एरिथमिक एजेंट्स अवेलेबल है वो अगर देते हैं तो काफ़ी इस तरह के पेशेंट्स को बचाया जा सकता है। पर जिनको अगर बहुत ज़्यादा VT का प्रॉब्लम है या जिनको बार बार ऐसा हो रहा है जिसमें ऐसा VT हो, ऐसा अरिथमिया हो रहा है जिसमें पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया या बेहोश हो गया, वैसे पेशेंट को AICD डिवाइस या बड़े थेरेपीज़ के लिए जाना चाहिए। वैसे पेशेंट को सिर्फ दवाओं पर रखना उतना सेफ नहीं माना जाता।